आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ प्राची शर्मा। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिकी धमकियों पर ईरान ने ट्रंप नेतन्याहू को दी सख्त वार्निंग। कहा यह वेनेजुएला नहीं ईरान है, यहां दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। उमर खालिद शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट से दीगर 5 अफराद को मिली जमानत। साबिक एमपी रिजवान जहीर को 4 साल बाद जेल से रिहाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस को लगाई जोरदार फटकार। संभल में बड़ी कार्रवाई से पहले अवाम का बड़ा फैसला। मस्जिद और मदरसा मुकामी लोगों ने खुद ढहाना शुरू किया। लव जिहाद के दावों पर ओवैसी का पार्लियामेंट में चैलेंज। कहा नारों से नहीं हकाइक से साबित करें इल्जाम। ट्रंप की तरह पाकिस्तान से मसूद अजहर को खींच लाओ। ओवैसी ने वेनेजुएला की मिसाल देकर पीएम मोदी को किया चैलेंज। टिकटॉक वीडियो से नेपाल में फैली नफरत की आग। हिंदुवादी भीड़ ने मस्जिद में की तोड़फोड़। असम में गैर मुल्की करार दिए गए लोगों को किया जाएगा डिपोर्ट। सीएम शर्मा ने कहा हजारों लोगों को वापस भेजने की तैयारी। इंदौर के बाद गुजरात के गांधीनगर में गंदे पानी से फैला टाइफाइड। 113 मुश्तबा मामले सामने आने से हड़कंप। दिल्ली असेंबली में आलूदगी पर जबरदस्त हंगामा। आतिशी बोली आंकड़े छिपाकर दिल्ली की सेहत से खेल रही सरकार। ट्रंप का भारत को टैरिफ वॉर का अल्टीमेटम। रूसी तेल खरीदा तो 50% से भी ज्यादा बढ़ेगा टैक्स। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क मेयर का मोर्चा। जोहरान ममदानी ने ट्रंप की कार्रवाई को बताया जंगी जुर्म। गाजियाबाद के नन्हे अबान ने सीएमए फाइटिंग लीग में फिर किया कमाल। सीजन 3 में भी गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम किया रोशन। ईरान ने अब अमेरिका और इजराइल की खुली दखलंदाजी के खिलाफ सीधी और सख्त चेतावनी जारी की है। दरअसल अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद अब ईरान के साथ जंग के खदशे को लेकर ईरान ने ट्रंप को खबरदार किया है कि अमेरिका भड़काऊ बयानों से तेहरान में हिंसा को हवा देने की कोशिश ना करे, वरना ईरान मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। इसके साथ ही ईरान के सियासी एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि वेनेजुएला पर हमले और सद्र मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप को गलतफहमी हो गई है कि वो ईरान में भी वही खेल दोहरा सकते हैं। लेकिन ईरान के एक्सपर्ट्स साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है और ईरान किसी भी सुपर पावर को झुकाने की पूरी ताकत रखता है। ईरानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जंग थोपी गई तो वो अमेरिका या इजरायली ताकत का शो नहीं बल्कि ऐसा तूफान होगा जो हमलावर को भी बहा ले जाएगा। वेनेजुएला पर अमेरिका की जालिमाना एयर स्ट्राइक के बाद अब दुनिया की नजरें ईरान पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक के बाद धमकी दी है कि वो ईरान पर भी अटैक कर सकता है। ऐसे में ईरान पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गया है। ईरान में जारी एहतजाज 9वें दिन में पहुंच चुका है और अमेरिका इजरायल इस एहतजाज के बहाने ईरान में तख्ता पलट की बड़ी कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में ईरान ने वेनेजुएला पर अटैक के बाद ईरान की सियासत में अमेरिकी दखल पर सख्त चेतावनी जारी की है। ईरान इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने पैगाम दिया है कि इजराइल पीएम हो या अमेरिका के कट्टरपंथी अफसर, उनके बयान ना इंसानियत है ना कानून, बल्कि आलमी कानूनों के तहत हिंसा, दहशतगर्दी और कत्ल के लिए उकसावा है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि ईरानी अवाम वाशिंगटन की मीठी जुबान पर भरोसा नहीं करती और तेल अवीव की मगरमच्छी हमदर्दी से धोखा नहीं खाती। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 में बैठकर ईरान को धमकाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका जोरदार झटका देगा, लेकिन तेहरान का जवाब बिजली की तरह कड़क है। इस्माइल बगाई साफ कहते हैं कि ईरान अपनी डिफेंस पॉलिसी इजरायली हुकूमत के झूठे बयानों पर तय नहीं करेगा और इजरायल के धोखे का तरीका ईरान के लिए नया नहीं है। नतीजा अब बात सिर्फ बयानों तक महदूद नहीं। तेहरान के सियासी एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं कि वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप को ये गलतफहमी हो गई है कि वो स्क्रिप्ट ईरान में भी दोहरा सकते हैं। लेकिन ईरान आज दुनिया को याद दिला रहा है कि ये वेनेजुएला नहीं, ये ईरान है और ईरान किसी भी सुपर पावर को झुकाने की पूरी ताकत रखता है। इजरायली पीएम नेतन्याहू जो बरसों से तेहरान को जंग में घसीटना चाहते हैं, शायद ट्रंप को एक जुआ खेलने वाले साथी समझ रहे हैं। लेकिन उसे एक फारसी कहावत नहीं भूलनी चाहिए कि शेर की पूंछ से मत खेलो। ईरान वही शेर है, एक ऐसा शेर जिसे उकसाने वाला खुद फंस जाएगा, खुद टूट जाएगा और जिसकी कीमत बेइज्जती और तबाही से चुकानी पड़ेगी। ईरानी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हमला हुआ तो ये अमेरिका या इजरायली ताकत का मंच नहीं होगा, बल्कि ऐसा तूफान होगा जो हमलावर को ही निगल जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू खुद को चाहे कितना भी ताकतवर समझ ले, लेकिन इतिहास, ज्योग्राफी और ईरानी अवाम की ख्वाहिश ये गारंटी देती है कि उनकी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और दूसरे मुलजमीन की जमानत की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि कोर्ट ने 5 दूसरे मुलजिमान को जमानत दे दी। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के किरदार का मुआजना दूसरे मुल्जिमान के किरदार से नहीं किया जा सकता। उनका किरदार दूसरे मुल्जिमान से अलग है। इन सभी पर यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा। दिल्ली दंगों के मुल्जिमान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन का आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी का हक जरूर देता है, लेकिन यह हक कानूनी दफात से बाहर नहीं है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, अफशा फातिमा, मिरान हैदर,
शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काने की साजिश रचने के इल्जाम में 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को दलीलें सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद मुलजिमान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली दंगों के 7 मुलजिमान में से 5 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जबकि 2 मुलजिमों शर्जिल इमाम और उमर खालिद को राहत नहीं मिली है। आज उमर खालिद और शर्जील इमाम से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई, जिसमें अदालत ने कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। अदालत के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम कोर्ट के इस हुक्म का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो पार्टियां इन लोगों को तहफ्फुज देने का काम कर रही थी, वो भी सजा की हकदार हैं। जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सज़ा के भागी हैं। साबिक एमपी रिजवान जहीर को एक फर्जी जमानत मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सभी फैक्ट और दस्तावेजों को पूरी तहकीकात के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और पुलिस के बर्ताव के खिलाफ सख्त तबसरा भी किया। इस फैसले से रिजवान जहीर की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, जो 4 साल से जेल में थे। उनके हामी इसे एक बड़ा कानूनी जीत मान रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिफाई के वकीलों ने दलील दी कि जिन जमानतियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था, उन्होंने पहले ही अपनी जमानत वापस ले ली थी। इसके बावजूद पुलिस ने जानबूझकर साबिक एमएलए को फंसाया और उनके खिलाफ साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। वकीलों ने कहा कि ये कार्रवाई हकाइक के मनफी बदनीयती पे मबनी है। वहीं पुलिस मुबैना फर्जी जमानतियों और रिजवान जहीर के बीच किसी भी मुलजिमाना साजिश को साबित नहीं कर पाई। इसके बाद कोर्ट ने साबिक एमएलए को जमानत दे दी। पुलिस ने इल्जाम लगाया था कि गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद साबिक एमएलए रिजवान जहीर ने रोज अली और मुहर्रम अली को जमानती के तौर पर पेश किया था, जिनके पते वेरिफिकेशन के दौरान मुबैना तौर पर फर्जी पाए गए थे। इसी बुनियाद पर पुलिस ने जासूसी और साजिश का मामला दर्ज किया और साबिक एमएलए समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। संभल जिले के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मदरसे को लेकर बड़ा वाकया सामने आया। इंतजामिया कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने खुद ही गैर कानूनी तामीर को हटाना शुरू कर दिया। संभल जिले के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मदरसे को लेकर बड़ा वाकया सामने आया है। इंतजामिया कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने खुद ही गैर कानूनी तामीर को हटाना शुरू कर दिया। हफ्ते सुबह से ही ग्रामीणों ने दीवार तोड़ने का काम शुरू कर दिया था और शाम तक बाउंड्री और अंदर के हिस्से से कई गेट निकाल लिए गए। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इस मामले में जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की है, जिस पर सुनवाई अभी बाकी है। हफ्ते की छुट्टी होने की वजह से इस अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद इलाकाई लोगों ने खुद मस्जिद और मदरसा तोड़ने का फैसला किया। गाँव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर निवासी मस्जिद के मुतव्वली हाजी शमीम पर इल्जाम है कि उन्होंने करीबन 4.25 बीघा सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर मस्जिद और मदरसे को तामीर किया। एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में मुबैना लव जिहाद को लेकर हुकूमत और संघ परिवार पर सवाल उठाए। ओवैसी ने मांग की कि अगर इन दावों की कोई ठोस बुनियाद है तो उसे सरकारी आदादशुमार के डेटा के साथ पार्लियामेंट में रिकॉर्ड पर रखा जाए। महाराष्ट्र के अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ओवैसी ने कहा कि समाज में डर और इंतशार फैलाने के लिए कई सालों से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सरकार अब तक ये साफ करने में नाकाम रही है कि ऐसे कितने मामले असल में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि पिछले 11 सालों में लव जिहाद के कितने वाक़े हुए हैं, मामले कहाँ दर्ज किए गए और उनकी कानूनी हैसियत क्या है। ओवैसी ने कहा कि किसी भी संगीन इल्जाम को सिर्फ तकरीरों और नारों से नहीं बल्कि हकायक और आंकड़ों की बुनियाद से साबित किया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दी कि वो लव जिहाद या ऐसे ही अल्फाजों की कानूनी हैसियत बताएं और ये भी बताएं कि किस कानून के तहत इन्हें जुर्म माना जाता है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में भोपाल में एक तकरीर में कहा था कि लव जिहाद जैसे मुद्दों से निपटने के लिए खानदानों के अंदर बातचीत को मजबूत करना जरूरी है। वेनेजुला के सदर मादुरो को उनके ही मुल्क से किडनैप करके गिरफ्तार किए जाने के बैकग्राउंड में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा है कि आप भी कम नहीं हैं। आपको पाकिस्तान जाकर 26/11 के दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस लाना चाहिए।
मुंबई में एक रैली से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए फौज भेजी और उन्हें यूएस ले गए। अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके मुल्क से किडनैप कर सकते हैं, सऊदी अरब यमन की अदालतों पर बम गिरा सकते हैं, तो आप पीएम मोदी, अमित शाह पाकिस्तान फौज भेजकर 26/11 के दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के खतरनाक शैतान को भारत क्यों नहीं ला सकते? मोदी जी, आप किसी से कम नहीं हैं, अपना 56 इंच का सीना दिखाओ। ओवैसी ने कहा, मोदी जी, अगर आपका सीना 56 इंच का है तो आप 26/11 के गुनहगार मसूद अजहर जैसे गुनहगारों को पाकिस्तान से भारत क्यों नहीं लाते? नेपाल में एक टिकटॉक वीडियो को लेकर दो बिरादरियों में तनाजा खड़ा हो गया। उग्र हिंदुवादी भीड़ ने नेपाल के धनुषा जिले के बीरगंज कस्बे में एक मस्जिद पर हमला किया और तोड़फोड़ की। मस्जिद में तोड़फोड़ के वाकये से मुस्लिम बिरादरी में गुस्सा फैला, जिसके बाद नेपाल के परसा जिले में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने एहतजाज किया। दरअसल हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के दो मुस्लिम नौजवानों ने सोशल मीडिया पर हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले वीडियो अपलोड किए। इसको लेकर उग्र हिंदुवादी भीड़ ने बीरगंज कस्बे में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया कि टिकटॉक वीडियो पोस्ट करने और तोड़फोड़ में शामिल होने के इल्जाम में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बीरगंज में हालात अब कंट्रोल में है। परसा जिले के पुलिस अधिकारी भोला दहल ने कहा कि परसा जिले में 2 जगहों पर एहतजाज हो रहे थे। उन्होंने मुस्लिम बिरादरी के लीडरों और मुजाहिरीन से बातचीत की, जिसके बाद हालात कंट्रोल में हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम एक हफ्ते के अंदर उन बिना डॉक्यूमेंट वाले माइग्रेंट्स को बांग्लादेश वापस भेजेगा जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने गैर मुल्की डिक्लेयर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 महीनों में असम सरकार ने 2000 लोगों को जबरदस्ती बांग्लादेश डिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि 1950 के असम एक्ट के दोबारा लागू होने के बाद इसे एक पॉलिसी के तौर पर अपनाया गया था। ये एक्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को बाईपास करते हुए सूबे से गैर कानूनी माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का हक देता है। सितंबर में असम कैबिनेट ने एक्ट के तहत एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने को मंजूरी दी थी। पहले बिना डॉक्यूमेंट वाले माइग्रेंट से जुड़े मामलों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल देखते थे। शर्मा ने कहा कि सूबाई सरकार को इसके लिए नई दिल्ली और ढाका के बीच रिप्रेटेशन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सूबाई सरकार की नई पॉलिसी से इस मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते की जरूरत को नजरअंदाज किया गया है। शर्मा ने कहा कि इसके जरिए अगर पहचान हो जाती है तो रियासत हर साल 10,000 से 50,000 बिना कागजात वाले माइग्रेंट्स को डिपोर्ट कर पाएगी। इस साल असम में असेंबली के इंतखाब होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने एमपी इमरान मसूद को स्क्रीनिंग कमेटी का रुकन मुकर्रर किया है। एमपी इमरान मसूद ने असम में होने वाले अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर वजीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना लगाते हुए कहा कि घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपकी सरहद महफूज नहीं है तो इस्तीफा देना चाहिए। इमरान मसूद ने बांग्लादेश की मौजूदा हालात को लेकर कहा कि मरकजी हुकूमत की बांग्लादेश को लेकर चुप्पी ठीक नहीं है। वहां लगातार हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। एमपी इमरान मसूद ने असम इंतखाब के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का रुकन मुंतखब होने पर कहा कि उन पर पार्टी के आला ओहदेदारों ने एतमाद जाहिर किया है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इंदौर के बाद अब गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड के मामले ने महकमाए सेहत की तशवीश बढ़ा दी है। सैंपल की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 1 हफ्ते में शहर के अलग अलग इलाकों से टाइफाइड के मुश्तबा मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिविल अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीता पारिक ने बताया कि सेक्टर 24, 25, 26, 28 और आदिवाड़ा इलाके से बच्चे समेत कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। इत्तला के मुताबिक इलाके में टाइफाइड के 67 मामले सेक्टर 24, 26, 27, 28 और आदिवासी इलाके में टाइफाइड के संदिग्ध मामले सबसे ज्यादा सेक्टर 24 के इंदिरा नगर में टाइफाइड के मामले सामने आए हैं। नगर निगम का महकमाए सेहत घर घर जाकर निगरानी कर रहा है। गांधीनगर नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि लोगों को आलूदा पीने का पानी मिलने से टाइफाइड फैला है। हेल्थ ऑफिसर ने शुबा जाहिर किया है कि पानी की लाइनों में लीकेज और सीवर के ओवरफ्लो होने से पानी आलूदा हो गया, जिससे टाइफाइड फैल गया है। दूसरी तरफ अब महकमाए सेहत ने इन सभी इलाकों में घर घर जाकर दवा बांटना भी शुरू कर दिया है। मामले की नजाकत को देखते हुए मरकजी वजीर दाखिला और गांधीनगर से सांसद अमित शाह ने इंतजामिया को हंगामी हालात पर काम करने का हुक्म दिया है। दिल्ली असेंबली के 4 रोजा शीतकालीन सेशन का आगाज आज जबरदस्त हंगामे के साथ हुआ। पहले ही दिन एलजीवी के सक्सेना के खिताब के दौरान आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली ने आलूदगी के मसले पर शदीद एहतजाज किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई मुतासिर हुई। सूरत हाल बिगड़ने पर असेंबली स्पीकर ने आप के 4 विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।
नायब गवर्नर के खिताब के दौरान आप विधायकों ने मास्क पहनकर आलूदगी का मसला उठाया और हुकूमत पर आदादो-शुमार छिपाने के इल्जामात लगाए। बार बार टोकने के बावजूद शोर शराबा जारी रहने पर स्पीकर ने विधायक संजीव झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार और सोमदत्त को सदन से बाहर निकालने की हिदायत दी। बाद में इन अराकीन को सत्र के बाकी 3 दिनों के लिए मुअत्तल भी कर दिया गया। सदन से बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास धरना दिया। पार्टी लीडरों ने कहा कि उनका एहतजाज जनता की सेहत से जुड़े मसाइल को उठाने के लिए है, न कि सदन के तकद्दुस को ठेस पहुंचाने के लिए। असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन और दिल्ली की साबिक वजीर आला आतिशी ने कहा कि विधायकों को इसलिए बाहर निकाला गया क्योंकि वो मास्क पहनकर आलूदगी की हौलनाक सूरत हाल को उजागर कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली में फजाई आलूदगी संगीन सतह पर है, लेकिन हुकूमत गलत आदादोशुमार पेश कर रही है और ग्रैब जैसे इकदामात को सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा। मुरादाबाद के मोहल्ला पीर गैब में वाक़े हजरत सुल्तान साहब की दरगाह पर 4 रोजा सालाना उर्स मुबारक का इख्तिताम हो गया। उर्स के आखिरी दिन लंगर और विसाली कुल की महफिल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुरादाबाद की MP रुचि वीरा ने दरगाह पर पहुंचकर अकीदत के फूल और चादर पेश की। दरगाह के सज्जादान अशीं सैयद अली नईम चिश्ती ने दुआओं के साथ उनकी दस्तारबंदी की। सुल्तान साहब के यहाँ दरगाह पर ये सालाना उर्स हो रहा है और तमाम लोग अपनी तमाम उम्मीदें, हसरतें और परेशानियां लेकर यहाँ हाज़िरी देने आए हैं। और मैं देखती हूँ कि लोगों की तमाम जो उम्मीदें हैं वो यहाँ मुकम्मल होती हैं, उनकी परेशानियों का हल होता है। और भाई मैं सब लोग जो यहाँ आए हैं, ऊपर वाला और सब यहाँ हुजूर कबूल करें उनकी। देखिए, बहुत खुशी की बात है। आज हमारे सैयदना सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक का कुल शरीफ मुकम्मल हुआ है, उर्स मुकम्मल हुआ है। उसमें हमारी बहन मुरादाबाद की MP तशरीफ़ लाई हैं। मैं इनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और तमाम सज्जादगान का, तमाम आने वाले ज़ायरीन का दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि सब लोगों ने टाइम दिया, मुझे खिदमत का मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुला के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद चर्चा में हैं। उन्होंने इसी बीच भारत को वार्निंग देते हुए कहा है कि टैरिफ और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अहम बात यह भी है कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर वो असल में मुझे खुश करना चाहते थे। PM मोदी बहुत अच्छे आदमी है, वो एक अच्छे इंसान है। उन्हें पता था कि भारत के जरिए रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था। अगर वो रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। वो भारत के रूस के साथ तेल तिजारत को लेकर खुश नहीं थे और उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया। ट्रंप के फैसले की वजह से दोनों मुल्कों के बीच लंबे वक्त तक ट्रेड डील भी अटकी रही। ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना पूरा बाजार अमेरिका के लिए खोले और डेयरी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री दे, लेकिन भारत अपने फैसले पर टिका रहा। भारत और रूस के साथ रिश्ते सालों से अच्छे रहे हैं और दोनों मुल्कों के बीच तिजारत भी होती है। ट्रंप को इसी बात से नाराजगी है। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक साथ 2 चोट दी थी। पहला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसके दहशतगर्द ढांचों को नेस्तनाबूद किया था, तो वहीं इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया था। तब से भारत से जाने वाली नदियों में पानी की कमी से पाकिस्तान में बहरान की सूरत हाल है। बता दें कि अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया था। खींच में पाकिस्तान ने जल बंटवारे को मुअत्तल करने की किसी भी कोशिश को जंग की कार्रवाई करार दिया, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। हाल ही में कश्मीर में चुनाब नदी पर वहां के 260 मेगावाट की दुलस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे को भारत ने मंजूरी दी और पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने कहा कि जहां तक मुआहदे को मुअत्तल रखने का सवाल है, स्थगन लफ्ज बैनुल अक़वामी कानून के तहत तस्लीम नहीं है। ये एक गड़ा हुआ लफ्ज है, क्योंकि हमारा मानना है कि भारत ये समझता है कि वो मुआहदे को मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए उसने ये लफ्ज गढ़ा है। उन्होंने कहा इससे निपटने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो रस्मी है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मामदानी ने ट्रंप इंतजामिया के जरिए निकोलस मादुरो और उनकी बीवी को गिरफ्तार करने की सख्त मुखालफत की और अमेरिकी फौज के जरिए उठाए गए इस कदम को जंगी कार्रवाई बताया। मादुरो जो 2020 से ड्रग से जुड़े इल्जामों में वांटेड हैं। ब्रुकलिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममदानी ने बताया कि उन्होंने इस कदम पर सख्त ऐतराज जताने के लिए खुद सदर ट्रंप को फोन किया था। मेयर ने बताया कि उनकी मुखालफत की बुनियाद ताकत के जरिए हुकूमत बदलने और बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करने के उसूलों पर मबनी है।
उन्होंने कहा कि मेयर की शक्ल में हलफ लेने के बाद से ये व्हाइट हाउस के साथ उनका पहला सीधा टकराव था। ममदानी ने कहा कि एक सॉवरेन मुल्क पर एक तरफा हमला न सिर्फ इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि न्यूयॉर्क के लोगों, खासकर शहर के बड़े वेनेजुला कम्युनिटी पर भी इसका असर पड़ता है। इसी तरह यूएस कांग्रेस वुमेन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज ने मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे बताए गए मकसद पर शक जाहिर करते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि असल मकसद ड्रग्स को रोकना नहीं, बल्कि वेनेजुला का तेल जब्त करना और हुकूमत बदलना है। गाजियाबाद के शहीद नगर के 13 साल के अबान खान ने एक बार फिर सीएमए फाइटिंग लीग में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी ताकत और हुनर का लोहा मनवा दिया। गाजियाबाद के आरकेजी ग्लोबल कॉलेज में मुनक्किद हुए सीएमए फाइटिंग लीग सीजन 3 में मुल्क के 12 सूबों और 4 मुल्कों से आए 150 खिलाड़ियों के बीच अबान की ये जीत सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की जीत है जो बड़े ख्वाब देखता है। हौसला, मेहनत और जुनून जब एक साथ उतरे मैदान में तो नतीजा इतिहास बन जाता है। कुछ यही मिसाल मार्शल आर्ट्स के नन्हे धुरंधर अबान खान की भी है, जिन्होंने सीएमए फाइटिंग लीग के पिछले 2 सीजन में कामयाबी का परचम लहराने के बाद अब मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के तीसरे सीजन में भी गोल्ड मेडल जीतकर कौम और मुल्क का नाम सरबुलंद कर दिया है। बता दें कि सीएमए फाइटिंग लीग सीजन 3 गाजियाबाद के आरकेजी ग्लोबल कॉलेज में मुनक्किद हुआ, जहां अबान ने 3 राउंड में से 2 राउंड जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अबान खान इससे पहले भी मुनक्किद हुए मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में जीत का परचम लहरा चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। शहीद नगर की तंग गलियों से निकलकर नेशनल लेवल तक पहुंचने वाला यह 13 साल का लड़का आज हर उस बच्चे के लिए मिसाल बन चुका है जो बड़े ख्वाब देखता है। पहले एमएमए चैंपियनशिप, फिर सीएमए फाइटिंग लीग सीजन 1 और 2 और अब सीजन 3। अबान खान की ये कामयाबी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उसके हर पंच और हर किक में मेहनत, सब्र और खुद पर यकीन साफ झलकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे कहाँ तक नाम रोशन करने का सोचा है? इंडिया का नाम रोशन करूंगा जरूर। माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सब लोगों की दुआएं हैं, सबका सहयोग है इसमें, तो अच्छा लगता है। इंशाल्लाह जब जीतता है तो माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है। मेहनत कर रहा है, आगे इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है क्या होगा, लेकिन अपनी से पूरी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आगे भी जारी रहेगी इंशाल्लाह। इसके बहुत सब कुछ क्रेडिट हमारे शाहनवाज सर को जाता है, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके साथ में। ये बच्चा मेहनत करता है, रंग जब लाती है, जब बच्चा रंग लगाने लायक होता है, जैसे कि हर बार का है इसका, जो चीज कहता है वो करके दिखाता है। ये तो मेहनत में इसकी कमी नहीं है। बस सोच रखा है आज नेशनल लेवल फाइट थी, अब इंटरनेशनल की तैयारी है, और हो सकता है रशिया हम लोग जाएं, जो खबीब की एकेडमी है, सबसे बड़ी एकेडमी, वहाँ की तैयारी चल रही है और इंटरनेशनल फाइट भी खेलेंगे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।